नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सरकार के ऐतिहासिक नए श्रम कानून सुधार पर। सरकार ने पुराने लेबर लॉ की जगह 4 नए लेबर कोड को लागू कर दिया है। आजादी के बाद देश में ये अब तक का सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म माना जा रहा है। नए लेबर कोड पर प्रकाश प्रियदर्शी हमारे संवाददाता ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव वंदना गुरनानी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। देश में श्रम सुधारों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो 4 न्यू लेबर कोड्स थे उसको नोटिफाई कर दिया है सरकार ने। तमाम तरह की ड्यू डिलिजेंस कंसल्टेशन के बाद जो रूल्स हैं उसको लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आज़ादी के बाद देश में बड़े पैमाने पर श्रम सुधार होंगे। किस किस तरह के प्रोविजंस हैं, किस किस तरह की तैयारियां हैं, सरकार इसको कैसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करेगी, इस मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय श्रम सचिव वंदना गुरनानी है। मैम, ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बधाई। लंबे वक्त के बाद, लंबे इंतजार के बाद, तमाम तरह के डिलिब्रेशंस कंसल्टेशन के बाद इन कोड्स को नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने। अब क्या तैयारियां होंगी यहाँ से ताकि आप इसको इंश्योर करें कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो? तो आपने जैसे ठीक कहा कि इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक्चुअली इसकी तैयारी पिछले कई सालों में काफ़ी तैयारी इसकी करके रखी है। सबसे पहले तो जब भी कोई ऐसा नया लॉ आता है उसके साथ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन उसके रूल्स बनने होते हैं। तो ये रूल्स जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से ये रूल्स पूरे रेडी हैं। राज्य सरकारों के जो रूल्स हैं वो हमारे साथ समन्वय में बनाए गए हैं। उनमें ताकि वो जो हमारा कोड के फ्रेमवर्क के साथ अलाइन्ड हो। ये सभी रूल्स अब रेडी हैं। इनफैक्ट कई राज्यों ने तो कोड आने से पहले अपनी तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स पुराने एक्ट्स में भी किया था। तो उनकी जैसे हम कहेंगे वो पूरा इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे तत्पर हैं, रेडी हैं। तो अब मिलके हम लोग इन कोड्स के जो रूल्स हैं उनको सबसे पहले हमें नोटिफाई करना है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और उसी के साथ-साथ इन कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमें एक डिजिटल सिस्टम्स बनाने हैं। हमारे नेशनल लेवल पे डिजिटल सिस्टम्स कुछ बने हुए हैं। स्टेट लेवल पे कुछ राज्यों में हैं, कुछ में नहीं है। तो उनकी पूरी तैयारी करके इनको आगे ले जाना है ताकि इस कोड्स के जो डिजिटल सिस्टम्स जो हैं वो भी ठीक से इम्प्लीमेंट हो पाएँ। इस बड़े सुधार की बुनियाद वहाँ से लिखी जाएगी कि राज्यों की तरफ से किस तरह का सहयोग मिलता है, क्योंकि लेबर कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है, जाहिर तौर पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपने रूल्स को नोटिफाई करने होंगे। तो क्या राज्यों के साथ आम सहमति बन गई है सभी राज्यों के साथ कि वो एक साथ नेशन वाइड रोल आउट के लिए तैयार हैं? तो देखिए जैसे हमारा राज्यों के साथ हमेशा निरंतर एक वार्तालाप और एक समन्वय रहता है। अ, अभी भी 11 और 12 नवंबर को हमारा एक नेशनल वर्कशॉप हुआ था जिसमें हमने कई विषयों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें से लेबर कोड्स के विषय में भी चर्चा हुई थी। और जैसे मैंने कहा कि राज्यों ने ऑलरेडी अपने रूल्स, मेजॉरिटी राज्यों ने अपने रूल्स रेडी करके रखे हुए हैं। अब ये रूल्स जो हैं और ये रूल्स हमारे नेशनल जो कोड्स हैं, हमारे नेशनल रूल्स के साथ समन्वय में बने हैं। इन रूल्स को नोटिफ़ाई करना होगा, तो सभी राज्यों को और सभी यूटीज़ को भी इन रूल्स को नोटिफ़ाई करना होगा। और इस कब तक उम्मीद करें इसकी? तो अब ये है कि हम चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द रूल्स जो है अगले हफ्ते 10 दिन में एटलीस्ट केंद्रीय स्तर पे हम नोटिफ़ाई करें। राज्यों से भी हम बात कर रहे हैं और ये प्री पब्लिश होंगे। उसके बाद 45 दिन का कंसल्टेशन का समय रहेगा और जो लोगों से ओपिनियन आएँगे, ये कंसल्टेशन पहले भी हो चुका है लेकिन क्योंकि अभी 4-5 साल गुज़र गए हैं ये रूल्स को बनाए हुए, नोटिफ़ाई किए हुए, तो इसीलिए हम एक बार और इसकी एक रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि हम इसे एक बार और प्री पब्लिश करें। तो प्री पब्लिश करके जो भी लोगों से विचार आएगा, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए सो अगले 2.5 से 3 महीने तक ये सब फाइनली प्रक्रिया फाइनल हो जानी और चाहिए। टारगेट क्या है मैम कि कब तक आप इसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं? देखिए इसमें जो कुछ प्रावधान है वो तो अभी से इम्प्लीमेंट हो गए जिनके रूल्स नहीं चाहिए। जिनके रूल्स चाहिए वो जैसे मैंने कहा कि 2.5 से 3 महीने में रूल्स आ जाएँगे और बाकी उसी के साथ-साथ जो इसमें कई बोर्ड बनने हैं, एडवाइज़री कमिटीज़ बननी है, वो सब प्रक्रिया साथ-साथ होती सो ये ऑनगोइंग प्रोसेस हो। ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमने पूरी एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि इसके लिए हमें क्या-क्या कार्य करने हैं, हमें क्या करना है, राज्य को क्या करना है, वो राज्यों के साथ हम शेयर करेंगे। आज दोपहर में भी हमारे राज्यों के साथ मीटिंग है, तो वो सब मिल के हम लोग इसमें साथ में जितने भी प्रिपरेटरी और रोल आउट इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स हैं, हम उनको लागू करेंगे। गवर्नमेंट शुरुआत से इंडस्ट्री 4.0 की बात करती रही है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर
ने अपने स्पीच में कई बार कहा है कि गवर्नमेंट इस तरह के रिफॉर्म्स करेगी ताकि जो इंडस्ट्री 4.0 का टारगेट है उसको अचीव किया जाए, और लेबर रिफॉर्म्स उस दिशा में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा सवाल मैम ये है कि क्या इन रूल्स को किस तरीके से अलाइन किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर भी और डोमेस्टिक लेवल पर भी, क्योंकि जब आप डेवलप्ड कंट्री की तरफ के टारगेट के साथ बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स लेबर रिफॉर्म्स सारी इंडस्ट्री के को अफेक्ट करता है। तो वैसी दिशा में क्या टारगेट है कि इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए इन रूल्स को और इन लॉज को अलाइन किया जाए? देखिए, ये सारे कोड्स और रूल्स इसी विजन को रख के चले थे कि हमारे देश में दोनों प्रगति, आर्थिक प्रगति और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, उनको पूरा का पूरा वेलफेयर और प्रॉपर वेजेस और कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो सर्टनली ये इंडस्ट्री 4.0 से अलाइंड है। सबसे बड़ी अलाइनमेंट तो ये है कि जो हमारे देश में जो प्रगति हुई है, जो हमारा वर्ल्ड ऑफ वर्क बदला है, डिजिटल सिस्टम्स आए हैं, फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस आए हैं, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी आई है, ये सभी को मद्देनज़र रखते हुए इन कोड्स को और रूल्स को फॉर्मुलेट किया गया है। उसी के साथ-साथ जैसे आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनसे कैसे अलाइनमेंट होगी, तो इन कोड्स में मैं 3 विषय के बारे में बताना चाहूँगी। यूनिवर्सल मिनिमम वेज, अ, यूनिवर्सल वेज सिक्योरिटी, मिनिमम वेज नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर से लेकर मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर है। मिनिमम वेज पहले केवल 30 से 40% वर्कर्स को मिलता था, क्योंकि ये सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में सीमित था। ये अब सभी एस्टैब्लिशमेंट्स में सभी वर्कर को मिनिमम वेज की गारंटी है इसमें। टाइमली पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, महीना ख़त्म होते ही 7 दिन के अंदर वेज की पेमेंट हो जानी चाहिए, और कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वेज में नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी जो हैं बड़े प्रोग्रेसिव प्रावधान हैं। उसी के साथ सोशल सिक्योरिटी जो पहले केवल फॉर्मल वर्कर्स के लिए सीमित थी, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, तो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का भी प्रावधान इन कोड्स में किया गया है। उसी तरह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ का भी प्रावधान है। पहले ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे या जो वेलफेयर मेजर्स होती थी, वो कुछ ही फैक्ट्री टाइप ऑफ सेटिंग के लिए सीमित होती थी। अब ये मेजर्स जिस भी एस्टैब्लिशमेंट में 10 से ऊपर वर्कर्स हैं, उनमें सब में ये लागू होंगे। वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हों या हेल्थ स्टैंडर्ड्स हों या वेलफेयर के स्टैंडर्ड्स हों, कि कितना रेस्ट रूम होना है, कैंटीन होना है, वो सारे के सारे जब अब फैक्ट्री के साथ-साथ अब सर्विसेज सेक्टर और पूरे इकोनॉमी के लिए और पूरी एस्टैब्लिशमेंट्स में ये लागू होंगे। तो ये हम अपना जिसे कहते हैं एक इंटरनेशनल अलाइनमेंट भी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मलाइजेशन एंड वर्कर का जो वेलफेयर है। और जो कई इसमें प्रोग्रेसिव प्रावधान है, जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से जो हमारी इंडस्ट्री बिजनेस है, वो फिक्स टर्म के लिए लोगों को हायर कर सकती हैं, और वर्कर्स को भी उसके लिए जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि लीव हुआ, मैटरनिटी बेनिफिट हुआ, 1 साल तक काम किया तो ग्रेच्युटी का बेनिफिट हुआ, तो वो भी मिलेगा। और जब हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, तो हम महिलाओं की पार्टिसिपेशन की रोज़गार में उसकी बात करनी भी आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं को साथ लिए बिना हमारी आर्थिक प्रगति है वो अधूरी रहेगी। तो कोड्स में बहुत प्रोग्रेसिव इसमें प्रोविजंस हैं महिलाओं के लिए। अब सभी तरह की एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो हैज़ार्डस हो, नॉन हैज़ार्डस हो, महिलाएँ उसमें काम कर सकती हैं। ये सब प्रोहिबिशंस और रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। नाइट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए भी महिलाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। ऑफ कोर्स उनका कंसेंट और सेफ्टी की कंसिडरेशन पूरी एक इंडस्ट्री को लागू करनी होगी। वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस हैं, सर्विस सेक्टर में क्रश के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो कंप्लायंस बर्डन है इंडस्ट्रीज़ का, उसको काफ़ी घटाया गया है, क्योंकि जो हमारे पुराने एक्ट्स थे और जो रूल्स में उनके जो रूल्स और अभी के जो रूल्स हैं, उनमें जो सेक्शंस हैं, जो अभी के जो सेक्शंस हैं, ऑलमोस्ट 1/3 बचे हैं। तो सबको कंसोलिडेट किया गया है, रैशनलाइज़ किया गया है और उसको 1/3 कर दिया गया है। एक सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा पूरे देश के लिए, सभी पहले कई तरह के 8 तरह के रजिस्ट्रेशन होते थे। लाइसेंस पैन इंडिया लाइसेंस एक ही होगा, पहले 4 अलग तरह के लाइसेंस होते थे। रिटर्न्स इंडस्ट्रीज़ को कई तरह के रिटर्न फाइल करने पड़ते थे, तो वो एक ही रिटर्न होगा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, डीक्रिमिनलाइजेशन, इस तरह के कई प्रावधान किए गए हैं, जिससे इंडस्ट्रीज़ का कंप्लायंस जो है, कंप्लायंस बर्डन जो है, वो कम होगा। अ, आपने कहा कि गिग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान है, लेकिन उसमें जो प्रावधान है कि एग्रीगेटर्स को अपने एनुअल टर्नओवर का 1 to 2% सोशल वेलफेयर फंड्स में डालना होगा। तो
क्या इस फैक्टर को भी मद्देनज़र रखा गया है कि उनके ऊपर अगर फाइनेंशियल बर्डन आता है, तो जो जॉब प्रॉस्पेक्ट है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉस्पेक्ट है, वो कम ना हो? ये भी जब कोड बना था, इसमें पूरी एग्रीगेटर्स से चर्चा हुई थी और उनसे चर्चा करके ही ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की जो एसोसिएशंस हैं, उनसे भी चर्चा हुई थी। ये चर्चा करके ही ये इस तरह का का प्रावधान बना गया है। जो एग्रीगेटर्स का कंट्रीब्यूशन है वो केवल 1 to 2% ऑफ द टर्नओवर है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ पे आउट जो कि उनको वर्कर्स को देना होता है। और जो हमारी अभी रीसेंट पास्ट में भी चर्चा हुई है, एग्रीगेटर्स एक्चुअली यही चाह रहे थे कि एक नेशनल लॉ बने, क्योंकि उनका जो बिजनेस है कई राज्यों में है, एक राज्य में सीमित नहीं है। वर्कर्स भी कई राज्यों में काम करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में वो जाता है। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे भी रजिस्टर्ड है। वो ई श्रम पे रजिस्टर्ड है सारे। तो वो ये चाह रहे थे कि ऐसा ना हो कि हर एक राज्य अपना-अपना एक अलग से इसका लीगल फ्रेमवर्क बनाए। तो एक नेशनल फ्रेमवर्क होने से गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पोर्टेबिलिटी मिलेगा, जो भी उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा उसका पोर्टेबिलिटी रहेगा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में। एग्रीगेटर्स के लिए भी ये एक नेशनल फ्रेमवर्क और नेशनल लॉ बन जाएगा, ना कि हर एक राज्य में अलग-अलग लॉ जिसके अलग-अलग प्रावधान होंगे। और जिस तरह ये किया जाएगा पूरा डिजिटली किया जाएगा। हम एक एपीआई बनाएंगे जिससे एग्रीगेटर के सिस्टम के थ्रू लिंक कर सके, जहाँ उनकी सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट का डेटा हमारे पास आ सके। और एक सोशल सिक्योरिटी की हम बाकायदा स्कीम बनाएंगे, एक फंड एस्टैब्लिश होगा जिसमें ये एग्रीगेटर्स से जो कंट्रीब्यूशन आएगा। और ये पेंशन की स्कीम हो सकती है, इंश्योरेंस की स्कीम हो सकती है। और ये सारी स्कीम्स का जो लाभ है ई श्रम पे रजिस्टर करके और फिर आधार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के मोड से इसको इनके जो पेमेंट्स हैं वर्कर्स को की जाएंगी। इसी दिशा में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है इसमें, जिसको लेकर कई तरह के अप्रीहेंशंस भी हैं। इनफैक्ट कई सेक्टर्स हम देख रहे हैं जिसमें लेबर यूनियंस भी हैं जो कि कुछ कंसर्न जता रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो परमानेंट जॉब्स है उसको इंडस्ट्री फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर देगी, तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट है वो कम होगा। तो उसको गवर्नमेंट कैसे एड्रेस करेगी? देखिए, इन कोड्स का कभी भी ये उद्देश्य नहीं था कि ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को रिप्लेस करे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से। इसका उद्देश्य ये था कि जो एक सीज़नल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कभी-कभी इंडस्ट्री अपने जब पीक डिमांड होती है वर्कर की, कोई पीक ऑर्डर आया तो उसके लिए लेते हैं। या जो प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होती है कि एक प्रोजेक्ट है उतने पीरियड के लिए उनको कुछ एडिशनल वर्कर्स चाहिए। तो वो जो एम्प्लॉयमेंट अभी क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं। तो इसका उद्देश्य ये था कि कॉन्ट्रैक्टर की जगह वो सीधा एम्प्लॉयर के साथ उनको ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो उस तरह से एक फॉर्मलाइजेशन की तरफ हम इसको मूव करने का इसमें कोड्स में एक ये प्रावधान किया गया है। इससे एम्प्लॉइज़ को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको एक परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉयी जैसे सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे वो लीव का बेनिफिट हो, मैटरनिटी बेनिफिट हो, ग्रेच्युटी अगर 1 साल तक काम किया तो ग्रेच्युटी का बेनिफिट भी उनको रहेगा। इंडस्ट्री और बिज़नेस को ये लाभ रहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू देने की बजाय वो डायरेक्टली ले सकते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर का फ़ीस और कमीशन होता है, उसका सेविंग होगा। और वर्कर्स के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि हर एक वर्कर का एस्पिरेशन ये रहता है कि मैं इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली उनके रोल्स पे डायरेक्टली काम करूं, क्योंकि उनकी वो सीवी में रहता है। आगे उनको एम्प्लॉयमेंट में सुविधा हो जाती है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, एक डिग्निटी आ जाती है कि मैं डायरेक्टली कंपनीज के इस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ। तो उस तरह से वर्कर की एस्पिरेशंस को ये मीट करता है। एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स को छोड़ के डायरेक्टली लें। तो ये कभी भी इंटेंट नहीं रहा है सरकार का कि ये लॉन्ग टर्म या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट को इससे रिप्लेस किया जाए। और इसमें एक मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक चीज़ ये रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो एम्प्लॉय जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर ने किसी कंपनी से अगर 20,000 रुपीज़ में बात की है, वो एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज़ दे रहा है। इस तरह के केसेस हम भी देखते हैं डे टू डे बेसिस पे, उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। बिल्कुल एड्रेस करेगा, क्योंकि एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो दिस विल इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मलाइजेशन, और जो आप कह रहे हैं इस तरह के अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको ये बिल्कुल रोक देगा। और इसके बावजूद अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में करने का मूव आता है, तो उसके लीगल सेफगार्ड्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स को ब्रॉड बेस किया गया है। उसमें एक जुडिशियल मेंबर के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर का भी इसमें प्रावधान है, जिससे कि केसेस का डिस्पोजल फास्टर होगा। तो वो एक
लीगल रिकोर्स भी रहेगा कि अगर इस तरह का कोई मूव होता है तो। इसमें एक प्रावधान है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के केस में 1 साल में ही आप ग्रेच्युटी के लिए एंटाइटल्ड हो जाएँगे, लेकिन जो परमानेंट जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें 5 इयर्स का क्लॉज़ है। तो क्या उसको भी 5 ईयर से 1 ईयर किया गया है या ऐसा नहीं है? देखिए, ये जो प्रावधान किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि एक इनइक्विटस सिचुएशन है, कि जो कम टाइम के लिए काम करते हैं उनको इस तरह का कोई ग्रेच्युटी का उनके लिए कोई प्रोविज़न या प्रावधान नहीं था। तो स्पेसिफ़िकली ऐसी सिचुएशन के लिए कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं या जो कुछ महीनों के लिए काम करते हैं, सीज़नल काम करते हैं, उनको भी इस तरह का एक बेनिफिट मिले, इसलिए ये लाया गया था क्योंकि वो इस बेनिफिट से वंचित थे। अब 5 इयर्स के लिए जो काम करते हैं उनको जो ग्रेच्युटी मिलता है, जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, वो तो एक प्रोविज़न इसलिए किया गया कि इंडस्ट्रीज़ जो लॉन्ग टर्म रहते हैं उनको रिवॉर्ड करने के लिए इस तरह का वो एक बेनिफिट रखते हैं। तो अभी हमारे सामने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि हम परमानेंट एम्प्लॉइज़ के लिए भी ये 5 साल को घटा के 1 साल करें, इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। इन कोर्स में एक प्रोविज़न ये भी है कि मैंडेटरी हेल्थ चेकअप्स होगा वैसे एम्प्लॉय का जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसका मतलब इसका जो बर्डन है वो इंडस्ट्री के ऊपर है। तो क्या इंडस्ट्री के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, और अगर होगा तो गवर्नमेंट इसको कैसे एड्रेस करेगी? देखिए, इसको हमें सबसे पहले कॉस्ट या बर्डन नहीं समझना चाहिए। हमें इसे देखना चाहिए कि ये वर्कर्स की हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश है। क्योंकि अगर वर्कर्स हेल्दी रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी हाई रहेगी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, वर्कर्स का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, और कहीं पे कोई ऑक्यूपेशनल हेल्थ की अगर कोई ऐसी भी दिक्कत आ रही हो तो इमीडिएटली एनुअल हेल्थ चेकअप में वो डिटेक्ट हो जाएगा। उससे उस इंडस्ट्री में उसको जो सेफगार्ड्स लगाने हैं, जो सुधार करना है, वो इमीडिएटली हो जाएगा। तो इस सब से जो एक तो वर्कर का तो हेल्थ अच्छा रहेगा ही, बट साथ-साथ में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो ये इंडस्ट्री के लिए और पूरे देश के लिए लाभदायी है। मैम, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिविजन कोड से रिलेटेड है, जिसमें एक प्रावधान था कि पहले जो प्रावधान था पहले के कानूनों के हिसाब से कि 100 तक अगर एम्प्लॉय है तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी कंपनी बंद करने के लिए, फैक्ट्री बंद करने के लिए, ले ऑफ्स के लिए। लेकिन अब उस एम्प्लॉय की जो संख्या है, जो थ्रेशोल्ड है, उसको 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। इस पे यूनियंस को ऐतराज़ है कि इसका मिसयूज हो सकता है इंडस्ट्री की तरफ से। इनफैक्ट वो प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसको गवर्नमेंट कैसे एड्रेस करेगी? देखिए, एक तो ये पूरे जो कोड्स बने थे, ये कई वर्षों तक ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन से बने थे, और उन कंसल्टेशन में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उनके साथ-साथ वर्कर्स, यूनियंस, एम्प्लॉयर्स सबके साथ चर्चा होके ये बने हैं। इसको मैं थोड़ा-सा विस्तार में बताना चाहूँगी कि जो पहले ये प्रावधान क्योंकि 100 तक सीमित था कि 100 से ऊपर वर्कर्स हों एक इंडस्ट्री में तो उसको क्लोज़र, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। उसका इम्पैक्ट ये होता था कि क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अब हमारे देश में कई बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, 100 से ऊपर वाली भी हैं। तो वो लोग 100 से ऊपर के जो वर्कर्स थे उनको डायरेक्टली ना रख के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखते थे, ताकि ये जो प्रावधान है ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट वाला उससे वो बच सके। तो इसको अब 100 से 300 बढ़ाने से ये फ़ायदा होगा कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होती है थी पहले, वो एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की दिशा में बढ़ सकेगी। तो ये प्रावधान जो है बल्कि प्रो वर्कर है क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल की जगह डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की और फॉर्मलाइज़ेशन की जो अपॉर्च्युनिटी और फॉर्मलाइज़ेशन के साथ सोशल सिक्योरिटी और बाकी सब जो बेनिफिट्स आते हैं वो उसी के साथ आते हैं। एक लंबी कंसल्टेशन की प्रक्रिया हुई, वाइडर डिस्कशंस भी हुए सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, इंडस्ट्री, यूनियंस, एम्प्लॉय एसोसिएशन सबके साथ। उसके बाद भी 5 साल के बाद जब इसको हम नोटिफाई कर रहे हैं तो कुछ कंसर्न्स रहते हैं। तो क्या कंसल्टेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी ताकि देखिए, कोर्ट्स पे तो कोई ऐसी कंसल्टेशन क्योंकि बहुत लंबी कंसल्टेशन हो चुकी है, बट जहाँ तक रूल्स का सवाल है, रूल्स को फिर से एक बार प्री पब्लिश किया जाएगा क्योंकि वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि कोर्ट्स आने के बाद रूल्स को प्री पब्लिश करना है, और उस स्थिति में जो भी अपने कमेंट्स लोगों से आएंगे उनको सरकार ज़रूर फिर से एग्जामिन करेगी, तो ये प्रक्रिया तो उसमें की जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, इन लेबर रिफॉर्म्स को प्रो ग्रोथ, प्रो इंडस्ट्री, प्रो वर्कर माना जा रहा है। ज़ाहिर तौर पे लेबर मिनिस्ट्री की भूमिका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि जो कंप्लायंस है और जिस तरीके के प्रोविजंस किए गए हैं वो इफ़ेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा और इसकी सफलता इस पर ही निर्भर करेगी। तो मिनिस्ट्री इनफैक्ट आपको इस पूरे मुहिम को आगे लेकर जाना है। किस तरीके से तैयारी कर रही है लेबर मिनिस्ट्री? देखिए, हम लोगों ने पिछले कई महीनों और वर्षों से भी तैयारी की है। एक तो हमने स्टेट से निरंतर अपना कोऑर्डिनेशन रखा है। काफ़ी रीजनल वर्कशॉप्स हो चुकी हैं, काफ़ी डिस्कशंस हो चुकी हैं, रूल्स की तैयारी हो चुकी है। हमारे अपने तरफ से मिनिस्ट्री की तरफ से कई कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी हैं, हमारे स्टाफ की, हमारे सेंट्रल लेबर कमिश्नर्स की। तो उस प्रक्रिया को हम आगे और सुदृढ़ करेंगे, सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। रूल्स जैसे मैंने बताया उनको नोटिफ़ाई किया जाएगा, एक सीमित टाइम में सारा फाइनलाइज़ किया जाएगा। हमारे डिजिटल सिस्टम्स को हमने तैयार किया है जो सेंट्रल स्फीयर में है, उनको पूरा तैयार किया है कि ताकि सारे जो ग्रीवेंसेस हों डिजिटली एड्रेस हो सके। हमारे कंप्लायंसेस जो फाइलिंग होनी है वो डिजिटल सिस्टम के थ्रू हो सके। यही सिस्टम स्टेट्स में भी लागू हों, कई स्टेट्स में है, कई में नहीं है, कई में रिवैम्प करने होंगे। तो वो सब हम स्टेट्स के साथ मिलके उनके साथ उनको जो सपोर्ट चाहिए वो पूरी सपोर्ट देते हुए हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू मैम, आपने हमको वक्त दिया, जो डाउट्स थे उस पर एक क्लैरिफिकेशन भी दी और इस बात का आश्वासन भी दिया कि जो भी कंसर्न्स हैं उसको कंसल्टेटिव तरीके से डिस्कशंस के जरिए सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी और ये जो मेजर लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं जिसकी घोषणा की गई है वो प्रो इंडस्ट्री हो, प्रो वर्कर हो, प्रो ग्रोथ हो, इस बात को गवर्नमेंट सुनिश्चित करने के प्रयास करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।